अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आइंस्टाइन वर्क ऑन द फैक्ट दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस द सेम अफेक्ट एज ग्रेविटेशन। आइंस्टाइन ने एक फैक्ट पर जो है वो अपना वर्क किया और वो वर्क था कि एक्सेलरेशन का जो अफेक्ट होता है वो बिल्कुल उसी तरह अफेक्ट होता है जैसे ग्रेविटेशन का होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वर्क वेल फॉर ऑर्डिनरी ग्रेविटेशनल फील्ड। इट इज़ इनएक्यूरेट व्हेन द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज हाई। और उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में ये मालूम किया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो बहुत सही काम करता है अगर आम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की जाए। ऑर्डिनरी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो न्यूटन्स लॉ जो है वो वैलिड है, लेकिन जब ग्रेविटी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी हम स्टार्स के, सन के लेवल पर अगर हम बात करते हैं, तो ये जो ग्रेविटी का जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा बहुत जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इनएक्यूरेट होना शुरू हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो है वो आइंस्टाइन ने फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। आइए उसकी बात करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाती है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इनएक्यूरेट होना शुरू हो जाता है। General theory of relativity. Albert Einstein general theory of relativity is a new way to explain gravity. आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये ग्रेविटी को एक अलग तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करती है। जनरल रिलेटिविटी डिस्क्राइब हाउ ग्रेविटी इज कॉज्ड बाय द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि ग्रेविटी जो है वो स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से होती है। अब किस तरह होती है आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले स्पेस टाइम और फिर डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेस टाइम इज अ 4 डायमेंशनल क्वांटम दैट इंक्लूड 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड 1 डायमेंशन ऑफ टाइम। अब देखो भाई, आइंस्टाइन ने कहा था कि 3 डायमेंशन जो है वो स्पेस की होती है और चौथी डायमेंशन जो होती है वो स्पेस टाइम होती है। अब स्पेस टाइम में क्या है, फॉर एग्जांपल एक शीट है, देखें भाई एक पेपर है, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये एक प्लेन शीट है। अब उस प्लेन शीट पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ अगर सन को रख दिया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर सन को अगर रखा जाता है तो ये शीट जो होती है वो कर्व हो जाती है। नॉर्मली जब इसके ऊपर कोई वजन नहीं होता तो ये शीट बिल्कुल प्लेन होती है, लेकिन जैसे इसके ऊपर कोई हेवी ऑब्जेक्ट जैसे ही रखते हैं तो ये जो स्पेस टाइम की जो शीट है ये क्या हो जाती है, इसमें कर्वेचर आ जाता है और इसी कर्वेचर पर सन और जो अर्थ और दूसरे जो प्लेनेट होते हैं इसके गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सेम इसी तरीके फिर न्यूट्रॉन स्टार जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है तो उसका कर्वेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका कर्वेचर जो होता है वो सन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। और ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जो अपनी पूरी गैलेक्सी के सारे स्टार को अपने गिर्द जो है वो मूव करवा रहा होता है, तो उसका कर्वेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी ये ग्रेविटी को उसने स्पेस टाइम कर्वेचर का नाम दिया। तो यहाँ स्पेस टाइम जो है वो 4 डायमेंशनल क्वांटम है, जिसमें 3 डायमेंशन जो होती है वो स्पेस की होती है और 1 डायमेंशन जो होती है वो किसकी होती है, टाइम की होती है। 3 डायमेंशन स्पेस की क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और 4th डायमेंशन जो है वो टाइम को उसने करार दिया। अब एग्जाम्पल के तौर यहाँ समझा रहे हैं। इमेजिन इट इज अ 2 डायमेंशनल रबर शीट। अब यहाँ इस चीज को समझाने के लिए ये 2 डायमेंशनल रबर शीट है। इफ यू प्लेस अ हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे लाइक अ बॉलिंग बॉल ऑन द शीट, इट विल कॉज द शीट टू डिफॉर्म और बेंड अराउंड द ऑब्जेक्ट। अब एक रबर शीट है, उस रबर शीट पर अगर हम कोई बॉल रख देते हैं, कोई वजनी चीज रखते हैं, तो क्या होगा, ये शीट को क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा या इसको बेंड कर देगा अपने अराउंड। If you roll a smaller ball across the sheet, it will move along the curved path creating by the heavy object. और अगर ये जो heavy ball है इसके अराउंड अगर हम छोटे से बॉल अगर रखेंगे तो ये इसके गिर्द क्या करेंगे, छोटे से बॉल इसके कर्वेचर के गिर्द क्या करेंगे, मूव करेंगे। वो कर्वेचर जो हेवी बॉल की वजह से था तो उसके जो छोटे बॉल होंगे वो उसके अराउंड क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इफ यू रोल अ स्मॉल बॉल अराउंड द शीट, इट विल मूव अलोंग द कर्व पाथ क्रिएटेड बाय द हेवी ऑब्जेक्ट। हेवी ऑब्जेक्ट जो है उसके अराउंड जो है वो कर्व पाथ में स्मॉल बॉल मूव करेंगे। दिस इज एनालॉग टू हाउ planets and other celestial objects move along the curved space-time around a massive object like sun.
अब ये जो बॉल वाली एग्जांपल है ये इसी तरह है जैसे सन के अराउंड जो प्लैनेट मूव करते हैं, तो प्लैनेट ये सन है जो स्पेस टाइम में उसने एक शीट के दरमियान कर्वेचर क्रिएट किया है और इसके अराउंड जो है वो क्या करते हैं कि डिफरेंट प्लैनेट्स जो इसके क्या करते हैं, मूव करते हैं। सेम इसी तरीके से ब्लैक होल का जो स्पेस टाइम का जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी जो स्टार्स होते हैं वो ब्लैक होल के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। अब पोस्टुलेट की अगर हम बात करते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आइए इसके पोस्टुलेट को समझते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू पोस्टुलेट। दो पोस्टुलेट हमारे पास हैं। पोस्टुलेट 1, the law of physics may be expressed in equation having the same form in all frame of reference regardless of their state of motion। फिजिक्स के जो लॉज होते हैं वो इक्वेशन की शक्ल में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। The general theory of relativity covered uniform as well as accelerated motion। जनरल थ्योरी ऑफ जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सिर्फ इनर्शियल फ्रेम की बात थी, यूनिफॉर्म मोशन की बात थी, लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड मोशन दोनों को कवर करता है। इट इज एबल टू डिस्क्राइब ग्रेविटेशनल फिनोमेना, और इसकी जो खास बात है ये ग्रेविटेशनल फिनोमेना को क्या कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, जो कि स्पेशल थ्योरी नहीं कर पा रहा था। पोस्टुलेट 2 जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं। देयर इज नो वे टू स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जर्वर इन अ क्लोज लेबोरेटरी। क्लोज लेबोरेटरी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन का भी वही अफेक्ट होता है जो ग्रेविटी का होता है, दोनों में हम कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, यानी एक्सेलरेशन और ग्रेविटी जो है दोनों का अफेक्ट जो होता है वो सेम होता है। नोट करके यहाँ इसमें जो है वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, देयर इज नो वे फॉर एन ऑब्जर्वर इन अ क्लोज लेबोरेटरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड दोज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ द लेबोरेटरी। एक्सेलरेशन के जरिए जो अफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए जो अफेक्ट हो रहा है उसमें कोई डिस्टिंग्विश हम नहीं कर पाते। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हम बात करते हैं ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है, गौर से सुनिएगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सन के अर्थ के गिर्द जब मूव करते हैं तो वो वेटलेसनेस की स्टेट में आ जाते हैं, जो ग्रेविटी में हम पढ़ते हैं। तो वेटलेसनेस को कम करने के लिए क्या करते हैं, उस सैटेलाइट को अपने ही एक्सिस पे क्या करते हैं, अपने ही एक्सिस पे क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और उस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से उसके अंदर क्या होती है, ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। ये सारी चीजें हम फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आते हैं। तो वो जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी थी वो एक्सेलरेशन की वजह से प्रोड्यूस थी। तो यही जनरल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल सेम है। This postulate follow from the experimental observation that inertial mass of a body is always exactly equal to gravitational mass। Inertial mass जो हरकत करता हुआ मास होता है वो exact experimental observation से पता चला कि वो gravitational mass की क्या होता है, exactly equal होता है। अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हम बात करते हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें क्या चीज पता चली। सबसे पहले हमें मालूम हुआ स्पेस टाइम। Einstein general theory of relativity state that time is a 4th dimension adding to 3 dimension of space। 3 डायमेंशन होती है ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो इसमें आइंस्टाइन ने कहा कि 4th डायमेंशन जो है वो क्या है, टाइम है, उसको शामिल किया जाए। आइंस्टाइन कॉल्ड दिस 4th डायमेंशनल ज्योमेट्री एज स्पेस टाइम। 4 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पूरा नाम दिया स्पेस टाइम का, यानी 3 डायमेंशन स्पेस की है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और चौथी डायमेंशन टाइम है। फिर इसका जो है वो रेड शिफ्ट। The general theory of relativity also predict that light coming from a strong gravitational field would have its wavelength shifted towards longer wavelength called a redshift। अब यहाँ इसने आइंस्टाइन ने कहा कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आइंस्टाइन ने ये प्रेडिक्ट किया कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाली जो ग्रेविटेशनल फील्ड से आने वाली जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्गर हो जाती है, यानी वो रेड शिफ्ट की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है, वो जाती है रेड शिफ्ट की तरफ जाती है। यानी अगर हम रेड, यानी वो कुछ स्टार आपने देखे होंगे ब्लूइश होते हैं, कुछ स्टार जो होते हैं वो रेडिश होते हैं। तो जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी उसकी रोशनी जो होगी वो रिलेटिवली क्या होगी, उसकी रोशनी जो होगी वो रिलेटिवली जो है वो रेडिश होगी। फिर आइंस्टाइन ने जो वो ब्लैक होल की प्रेडिक्शन की। दिस थ्योरी प्रेडिक्ट व्हेन ग्रेविटी बिकम ग्रेट इनफ। अब देखो कह रहा है ना, जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ेगी वेवलेंथ जो होगी वो लॉन्गर होती जाएगी, यानी उस लाइट की एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। अब फिर इसमें आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट की, दिस थ्योरी प्रेडिक्टेड दैट व्हेन ग्रेविटी बिकम ग्रेट इनफ।
ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इट विल प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट ब्लैक होल, और वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, ब्लैक होल कहलाएगा। ब्लैक होल और ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटी सो मैसिव, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है दैट लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द सरफेस एट ऑल। यहाँ तक कि रोशनी भी, देखें जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ती जाएगी, लाइट की एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और लाइट की एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, यानी वो लॉन्गर, उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी और वो रेड शिफ्ट की तरफ जाएगा। रेड शिफ्ट का मतलब ये होगी इसकी एनर्जी कम होती जा रही है। अब कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि उस लाइट की पूरी एनर्जी जो होगी वो इतनी कम हो जाएगी कि लाइट उस जगह से निकल ही नहीं पाएगी। लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द सरफेस एट ऑल, लाइट नहीं गुजर सकेगी। सिंस नो लाइट कैन एस्केप, सच ऑब्जेक्ट वुड अपीयर ब्लैक होल, और उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ब्लैक होल कहेंगे। अब 2019 में जो आइंस्टाइन की जो प्रेडिक्शन है उससे रिलेटेड जो है वो सबसे पहले ब्लैक होल को जो है वो बाकायदा इसकी पिक्चर को जो है वो 2019 में जो है पिक किया गया था। आइंस्टाइन ने 1950s में जाकर ये जो है वो अपनी थ्योरी से प्रेडिक्ट कर दिया था कि ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए, तो ये ब्लैक होल है। और ये जो पूरा ब्लैक एरिया शो कर रहा है कि यहाँ से लाइट भी जो है वो पास नहीं हो रही। With gravitational lensing, light is bent as it passes through a curved space-time. This can cause distant object to appear distorted or magnified. Gravitational lensing has been used to study distant galaxy and other object. कह रहा है कि लाइट जो होगी वो बेंड होगी एज इट पास थ्रू कर्व स्पेस टाइम, यानी ज़्यादा ग्रेविटी वाले स्पेस टाइम से जब ये गुजरेगी तो लाइट भी क्या होती है, बेंड होती है। दिस कैन कॉज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू अपीयर डिस्टॉर्टेड और मैग्नीफाइड, जिसके नतीजे में क्या होगा, दूर की जो ऑब्जेक्ट होंगी वो मैग्नीफाइड करते हुए नजर आएंगी, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग हैज बीन यूज्ड टू स्टडी डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड अदर ऑब्जेक्ट। दूर की जो गैलेक्सीज होती हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको जो है वो स्टडी करने के लिए क्या होती है, इस्तेमाल होती है। फिर आइंस्टाइन की जो थ्योरी के फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है वो फैल रही है। जनरल थ्योरी रिलेटिविटी प्रिडिक्ट दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक बात ये भी पता चल रही थी कि हमारी कायनात जो है वो मुसलसल क्या हो रही है, फैल रही है, और ये भी बात बाद में जाकर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से कंफर्म हुई। तो यहाँ जाकर आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो मुकम्मल होती है। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।